जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन के बारे में। दोस्तों, कल मैंने आपको एक लेटर समझाया था 22 अगस्त का डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, जिसमें यह लिखा हुआ था कि जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार, तो उनकी वाइफ को, स्पाउस को सर्कुलर 631 का एरियर मिलेगा जिन ऑनरी नायब सूबेदार की डेथ हो गई है। फिर दोस्तों, कुछ पेंशन एक्सपर्ट बता रहे थे कि उस लेटर के अनुसार जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसका क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं वकीलों से, एडवोकेट से बात करूंगा। फिर दोस्तों, मैंने वकीलों से, एडवोकेट से बात करी है, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया है इस लेटर को लेकर, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी ने आरटीआई के बेस पर कुछ जवाब मांगे थे सीजीडीए से ओआरओपी 3 टेबल्स को लेकर, ओआरओपी की पॉलिसी को लेकर। तो दोस्तों, जवाब आ गए हैं सीजीडीए के, पीसीडीए के, तो वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, नेवल्स डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर की तरफ से एक फॉर्म जारी हुआ है 15 लाख रुपए लेने के लिए। कुछ डाटा मांगा गया है पेंशनर से, तो अगर पेंशनर से ये फॉर्म भरकर देते हैं तो उनकी कुछ कार्रवाई हो सकेगी आगे। तो एक फॉर्म जारी हुआ है 15 लाख पर, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार के बारे में। दोस्तों, यही लेटर मैंने आपको कल समझाया था 22 अगस्त का। दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक यही इसमें लिखा हुआ है और यही बात वकीलों ने, एडवोकेट ने बताई है कि जो 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार है, अगर उनकी डेथ होती है तो फिर वाइफ को, स्पाउस को सर्कुलर 631 का एरियर मिलेगा। यानी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है ताकि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, चाहे वो सीजीडीए हो, स्पर्श हो, वो आपको सर्कुलर 631 का एरियर दे, जितने भी फैमिली पेंशनर है जिनको अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक जितने भी पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यही बात वकीलों ने, एडवोकेट ने और इस लेटर ने बताया है। यह लेटर सिर्फ उन्हीं पेंशनर के लिए जो 2006 से पहले आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार और जिनकी डेथ हो गई है, तो उनके वाइफ को, स्पाउस को सर्कुलर 631 का एरियर मिल सके। यह लेटर यह कहता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसी का क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको कल बताया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी ने कुछ पैरा पढ़वाए सीजीडीए को। भारत सरकार ने जो पॉलिसी निकाली थी ओआरओपी की, उसे पढ़वाया सीजीडीए को, कुछ पॉइंट पढ़ने के लिए कहे। सबसे पहला दोस्तों पैरा यहां पे लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, यानी ओआरओपी 1 का लेटर, 7 नवंबर 2015 का लेटर। फिर दोस्तों यहां पे बोला, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट 1 रैंक 1 पेंशन फॉर द एक्स सर्विसमैन 1 जुलाई 2014। और इसी लेटर के मुताबिक आपको ओआरओपी 1 मिली 1 जुलाई 2014 से। ये लेटर पढ़ने के लिए बोला सीजीडीए को कि एक बार आप इस पे गौर करिए और फिर जवाब दीजिए जो मैं पूछूंगा। फिर दोस्तों दूसरा पढ़ने के लिए बोला पैरा, इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। फिर आप ये पढ़िए कि हर एक 5 साल बाद आपकी पेंशन रिवाइज होती है ओआरओपी की, और ये भी इस लेटर में लिखा हुआ है, तो एक बार ये भी पढ़ लीजिए। ऐसा सीजीडीए को बोला। फिर दोस्तों दूसरा बोला, सर ओआरओपी 1 वाज इंप्लीमेंटेड 20 मंथ लेटर। ओआरओपी 1 हमें 20 महीने बाद मिली, काफी लेट मिली। ओआरओपी 2 3 ईयर्स 5 मंथ, और ओआरओपी 2 तो हमें काफी सालों बाद मिली जब कोर्ट केस निपट गया। अब दोस्तों यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहले सीजीडीए से पैरा पढ़वा लिए कि एक बार आप ओआरओपी की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या पूछे और फिर जवाब क्या दिया है सीजीडी ने, ये जानते हैं। क्वेश्चन पूछा, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, नोटिंग, डिसीजंस एंड ओपिनियन ऑन फाइल मे बी प्लीज प्रोवाइडेड अंडर आरटी एक्ट। पॉलिसी ऑन ग्रांट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, क्या पॉलिसी है 1 रैंक 1 पेंशन की। फिर पूछा, पॉलिसी ऑन रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन एवरी 5 ईयर, किस पॉलिसी के तहत भारत सरकार हर एक 5 साल बाद पेंशन रिवाइज करती है। 5 साल का ऑप्शन क्यों चुना उसने,
क्या 2 से 3 साल बाद आपकी पेंशन रिवाइज नहीं हो सकती ओआरओपी में? 5 साल क्यों, ये पूछा। फिर तीसरा पूछा, पॉलिसी ऑन गाइडलाइन गिवन टू सीजीडीए फॉर मेकिंग द टेबल्स बाय सीजीडीए कंसीडरिंग मैक्सिमम और एवरेज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। एवरेज ही क्यों लिया जा रहा है आपकी पेंशन बनाने के लिए ओआरओपी में? क्यों मिनिमम मैक्सिमम लिया जा रहा है, एवरेज क्यों लिया जा रहा है, ये पूछा। दोस्तों ये पूछे सीजीडीए से प्रश्न। अब दोस्तों सीजीडीए क्या बता रहा है, जरा ये जान लेते हैं। ओआरओपी पॉलिसी हैज बीन नोटिफाइड वाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर इतना 7 नवंबर 2015। यानी ये सब भारत सरकार की पॉलिसी है, जो भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेटर निकाला 7 नवंबर 2015 का। इसमें ही लिखा हुआ है कि हर एक 5 साल बाद आपकी पेंशन रिवाइज होगी, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसी लेटर में लिखा हुआ है कि एवरेज के अनुसार आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी जब भी आगे ओआरओपी रिवाइज होगी। तो यही सेम फॉर्मूला सीजीडीए अपना रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। कॉपीज ऑफ दिस लेटर आर अवेलेबल ऑन डीएसडब्ल्यू वेबसाइट। और फिर इन्होंने बता दिया कि आप डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और जो लेटर निकल रखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ओआरओपी पे, वो आप पढ़ लीजिए। हम तो उसी के कहने के अनुसार हम काम कर रहे हैं, टेबल्स भी हम उसी के कहने पे बना रहे हैं और एवरेज भी हम उसी के कहने पे बना रहे हैं, जो कि ओआरओपी की पॉलिसी में लिखा हुआ है, ऐसा इन्होंने कह दिया। बात हो गई यहां पे खत्म। फिर दोस्तों आंसर दिया है 3 का डी। अब 3 का डी क्या पूछा था पहले ये जान लेते हैं। फिर दोस्तों डी में पूछा, पॉलिसी ऑन रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन इन केस ऑफ ब्लैंक डाटा फाउंड इन ए पर्टिकुलर रैंक एंड ए फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सर्विस। किस तरीके से आप रिफिक्सेशन करते हैं पेंशन का, इसकी क्या पॉलिसी है कि कुछ का डाटा ब्लैंक जाता है, कुछ का डाटा ब्लैंक चला जाता है, तो क्या उसकी पेंशन प्रोटेक्ट रहती है या फिर बढ़ती है, उसकी क्या पॉलिसी है। और पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सर्विस में किस तरीके से आप ये काम करते हैं, एक आप पॉलिसी बता दीजिए ब्लैंक डाटा की, किस तरीके से आप ये काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा मिनिमम मैक्सिमम तो पेंशन ली जाती है, एवरेज तो निकाला जाता है, लेकिन कुछ रैंकों का डाटा वहां पे खाली चला जाता है, कुछ रैंकों का वहां पे ब्लैंक चला जाता है डाटा, तो उसकी पॉलिसी क्या है वही यहां पे पूछा गया है। वो इसलिए ताकि एवरेज सही तरीके से निकल पाए और पेंशन आपकी क्यों प्रोटेक्ट हो रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है। अब दोस्तों इसका जवाब क्या दिया सीजीडीए ने, ये जानते हैं। इसका जवाब दिया पीसीडीए प्रयागराज सर्कुलर नंबर 666 डेटेड 20/1/2023 ऑन द सब्जेक्ट इज इनक्लोज हियर विद। यानी ओआरओपी 2 का जो सर्कुलर है 666, एक बार आप उसे पढ़ लीजिए। ये बोला लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी को कि आप 666 सर्कुलर पढ़िए, उसमें सारी पॉलिसी दे रखी है कि किस तरीके से आपकी पेंशन प्रोटेक्ट हो रही है, या फिर अगर एवरेज से ऊपर जा रही है तो फिर आपकी पेंशन बढ़ेगी नहीं, एवरेज से जो नीचे जा रही है वो आपकी पेंशन एवरेज तक पहुंचाई जाएगी, इतनी आपकी बढ़ेगी। तो सब कुछ पॉलिसी दे रखी है 666 सर्कुलर में, तो ये बताया इन्होंने। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, इनकी पॉलिसी क्या कह रही है कि जिनकी पेंशन एवरेज से नीचे जा रही है उनकी पेंशन एवरेज तक वो पहुंचाएंगे, जिनकी पेंशन पहले से ही ज्यादा है यानी एवरेज से ऊपर जा रही है उनकी पेंशन प्रोटेक्ट रहेगी, उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, उनकी पेंशन स्थिर रहेगी। यही फॉर्मूला अपनाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और यही सब चीजें सर्कुलर में मेंशन कर दी है, यही सीजीडीए यहां पे बता रहा है। अब ये भी बात इन्होंने यहां पे खत्म कर दी है। फिर दोस्तों क्या पूछा था लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने, फिर दोस्तों ई में पूछा था पॉलिसी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पेंशनर बाय स्पर्श इन केस ऑफ डिले इन रिफिक्सेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एरियर। फिर दोस्तों उन्होंने पूछा कि अगर पेमेंट में लेट हो जाता है, एरियर में लेट हो जाता है, काफी देर बाद मिलता है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, तो क्या उसका इंटरेस्ट दिया जाता है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के द्वारा। तो दोस्तों इस पर क्या जवाब दिया जरा ये भी जान लेते हैं। ई पे जवाब दिया है, ई वाले पॉइंट पे। इसमें इन्होंने बताया नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद दिस ऑफिस, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नहीं बता सकते। बिल्कुल दोस्तों जो इन्होंने जवाब दिया है वाकई इनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं देगी, भले ही आपको 3 साल बाद एरियर मिले, 4 साल बाद एरियर मिले, इंटरेस्ट आपको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी नहीं देती जब तक कि सर पर कोर्ट का ऑर्डर ना मंडराए। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर दिखा देते हैं जिसमें यह बात लिख दिया जाता है कि अगर इस टाइम तक
आपको भुगतान नहीं हुआ तब इंटरेस्ट मिलेगा 8%। तो जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं मंडराएगा, सर पे नहीं घूमेगा, जब तक आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। तो यही बात यहां पे लिख दी है कि हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हम आपको इंटरेस्ट दें अगर आपको पेमेंट लेट मिलता है या फिर एरियर लेट मिलता है। ये सब घुमाने वाली बातें हैं, ये सब ना देने की बातें यहां पे ये कर रहे हैं। फिर दोस्तों क्या पूछा लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी ने, नोटिंग ऑफ अथॉरिटीज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सीजीडीए, मिनिस्ट्री फाइनेंस, पीएमओ, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, रिकमेंडिंग, रिजेक्टिंग, गिविंग टाइमलाइन ऑन द रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन एंड पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी 3। किस नोटिंग के तहत, किस अथॉरिटी के तहत ओआरओपी 3 मिलेगी, कब तक हमें ओआरओपी 3 मिलेगी, जिसका रिवीजन होना है 1 जुलाई 2024 से। यानी क्या पॉलिसी एडॉप्ट करती है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, किस तरीके से टाइमलाइन क्या है ओआरओपी 3 की, किस तरीके से आप मना कर देते हैं कि अभी टेबल्स प्रिपेयर नहीं है या फिर अभी काम नहीं चल रहा है, मतलब गाइडलाइन क्या है इसकी ओआरओपी 3 की, मतलब कब तक चांसेस हैं कि मिल जाए। तो दोस्तों यहां पर सीजीडीए बता रहा है। फिर दोस्तों इन्होंने बताया इट इज सबमिटेड दैट मिनिस्ट्री हैज नॉट येट इशू ओआरओपी रेट्स फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी 1 जुलाई 2024। अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ओआरओपी की दरें फिक्स नहीं हुई हैं। ओआरओपी की जो दरें हैं पेंशन बढ़ने की वो अभी फिक्स नहीं हुई है और ना ही इशू हुई है, जो हमें 1 जुलाई 2024 से मिलनी है। ये भी दोस्तों सब टालने वाली बात है, यानी टेबल प्रिपेयर कर रहा है सीजीडीए और ये बात टाल रहे हैं मिनिस्ट्री पे। भैया अभी तक तो टेबल्स सीजीडीए तो तैयार कर रहा है और ये कह रहे हैं कि अभी तक मिनिस्ट्री ने कोई ओआरओपी की दरें इशू नहीं करी हैं। भैया ओआरओपी की दरें तो सीजीडीए देगा ना, वही पूरी टेबल्स बना के देगा डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट को और फिर वो लेटर के साथ वो अपलोड करेंगे। यहां पे दोस्तों सब घुमाने वाली बातें हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। फिर क्या लिखा है, एज सच द इंफॉर्मेशन साउट इन पैरा 3। अब पैरा 3 में इन्होंने एक लाइन लिखी है और इंफॉर्मेशन के लिए, द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 19 फर्स्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज एट अंडर। यानी कुछ और मुद्दे हैं जो फर्स्ट एपिलेट के थ्रू सुलझाए जाने हैं। अब दोस्तों इसमें एक अथॉरिटी है श्रीमती मौली सेन गुप्ता, जो ज्वाइंट सीजीडीए है पेंशन की, इनके द्वारा भी दोस्तों कुछ मुद्दे सुलझाए जाने हैं, लेकिन ये अभी तक अवेलेबल नहीं हुई हैं, इस वजह से ये चीजें भी अटक रही हैं। तो कुछ और इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे श्रीमती मौली सेन गुप्ता जी देंगी, वो अवेलेबल नहीं है, तो ये भी बात इन्होंने टाल दी। फिर क्या लिखा है, एफ कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8I ऑफ आरटीआई एक्ट। इस तरीके की जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने बताया। फिर दोस्तों इन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी दे दी, एक लेटर सा लंबा चौड़ा दे दिया। इसमें दोस्तों बहुत से लेटर मेंशन कर रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों 7 नवंबर 2015 का ये लेटर ओआरओपी 1 का, ये सीजीडीए ने दिया है, सीजीडीए पीसीडीए ने दिया है ये लेटर लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को। एक तो दोस्तों 7 नवंबर का ये लेटर है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, और दोस्तों इसी में 10 जुलाई का भी लेटर है ओआरओपी 3 का। ये 4 जनवरी 2023 का ओआरओपी 2 का लेटर है, ओआरओपी 2 का। ये है दोस्तों ओआरओपी 3 का लेटर 10 जुलाई 2024 का, ये भी सीजीडीए ने दे दिया है। दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि ओआरओपी 3 आपको मिलेगी, क्योंकि ये लेटर सब सीजीडीए ने ही दिए हैं, यानी डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने लेटर निकाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन दोस्तों अभी तक टेबल्स नहीं आ रही हैं, टेबल्स नहीं आ रही हैं, और यही हमें देखना है कि टेबल्स हमें मिलेगी कब। ये सारा कुछ दोस्तों सीजीडीए ने दिया है, सब सीजीडीए ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों जो भी इन्होंने आंसर दिए हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। कम से कम ये तो बता दे कि कब तक हमें टेबल्स मिलेंगी, कम से कम हम ये तो जान लें। लेकिन दोस्तों ये भी इनकी पॉलिसी के खिलाफ होगा, ये बता नहीं सकते, लेकिन हम तो हमेशा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, देर से मिलेंगी कब मिलेंगी ये तो भगवान ही मालिक है, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों जो भी इन्होंने आंसर दिए हैं ये हमें सेटिस्फाइड नहीं लगे हैं, आपको भी सेटिस्फाइड नहीं लगे होंगे, सब घुमाने फिराने वाले आंसर हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन की तरफ से एक फॉर्म जारी करा गया है और ये भेजा गया है
फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को, कमांडिंग इन चीफ CSO हेडक्वार्टर, मतलब हर एक जगह यहाँ पे ये भेज रखा है। प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना, यानी 15 लाख रुपए जो आपको मिलने हैं। तो दोस्तों इसके आधार पे इन्होंने एक फॉर्म बनाया जिसे भरकर आपको देना है। और दोस्तों यहां पे इन्होंने लेटर भी कोट कर रखा है 29 मई 2024 का, DSW डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसी के तहत इन्होंने ये लेटर बनाया है। किसने? डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन ने। 23 अगस्त का ये लेटर है। क्या लिखा है इसमें? ए प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर द युद्ध सम्मान योजना इज अंडर कंसिडरेशन विद MOD। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ ये एक प्रपोजल है, अभी फाइनलाइजेशन नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, सिर्फ एक प्रपोजल है। उसके तहत आपसे डाटा मंगाया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड हो या फिर वो जिला सैनिक बोर्ड हो, चाहे वो सैनिक कल्याण बोर्ड हो या फिर डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन हो, यानी अलग अलग सर्विस के जो अलग अलग बोर्ड हैं वो आपसे डाटा मांग रहे हैं कि कितने ऐसे पेंशनर को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है ये, चाहे वो नेवल वेटरन दे, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर दे, चाहे फिर कोई एयरफोर्स का हेडक्वार्टर दे, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। बस आपसे डाटा मांगा जा रहा है, तो जैसा आपसे डाटा मांगा जा रहा है वो आप दे दीजिए। पहले मैंने आपको बताया भी और कल भी बताया। तो दोस्तों इसमें यह लिखा हुआ है कि सिर्फ अभी ये प्रपोजल है, अभी चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस में, उनके ऑफिस में ये काम चल रहा है प्रपोजल का, तो आप डाटा दीजिए। फिर क्या लिखा है, किस किस को ये मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों वाइफ को, स्पाउस को, जिन पूर्व सैनिकों की डेथ हो गई है। SSCO, ECO जो ऑफिसर हैं, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स हो गए, PBOR हो गए, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक हो गए, इनको भी दिया जाएगा PBOR को। और सिविलियन ये भी इसमें इंक्लूड है दोस्तों, इनको दिया जाएगा। हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1965 और 1971 वॉर, जिन्होंने 1965 की और 1971 की लड़ाई लड़ी है, और जिनके पास समर सेवा स्टार मेडल, पूर्वी स्टार मेडल, पश्चिमी स्टार मेडल है। Accordingly, it is requested that the following detail be forwarded to this directorate by 2 सितंबर 2024। दोस्तों ये डेट इन्होंने मेंशन कर दी, 2 सितंबर 2024 तक ये डाटा भर के भेजिए। और कहां पे भेजना है ये? डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन। हालांकि दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि जो नेवी के पेंशनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये वहीं का लेटर जारी हुआ है 23 अगस्त 2024 का, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स, नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से जारी हुआ है। तो जितने भी नेवी के पेंशनर्स हैं वो ये फॉर्म भरकर भेजेंगे, अपना डेटा भेजेंगे, जिसमें रैंक, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पार्टिसिपेटेड इन 1965 और 1971, कौन सा आपने वॉर में भाग लिया था, तो वो यहाँ पे ईयर मेंशन हो जाएगा। कौन सा आपके पास मेडल था, समर सेवा, पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार, जो भी आपके पास था वो आप टिक कर देंगे और लिख देंगे, और आप सीधा इसे भेज देंगे नेवल हेडक्वार्टर के पास। फिर देखेंगे दोस्तों इस पे क्या कार्रवाई होती है। वैसे अभी सिर्फ डेटा मंगाया जा रहा है। जो आर्मी के पेंशनर हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड जा रहे हैं, तो वहां पे उन्हें मना किया जा रहा है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, या तो आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट करें या फिर सैनिक कल्याण विभाग से कांटेक्ट करें। अगर वो भी नहीं सुनते तो आप थोड़ा वेट करिए। अगर आपके पास फॉर्मेट है तो आप भेज सकते हैं, उसकी एक एक कॉपी आप रख लीजिए, अगर जिला सैनिक बोर्ड वाले नहीं मान रहे। या फिर आप वेट करिए, जब तक उनके पास लेटर नहीं आते जब तक आप वेट कर सकते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली आपसे डाटा लेंगे और फिर अपने आप वो आगे भेजेंगे, जो भी उन्हें करना हो। लेकिन दोस्तों आप ये काम करिए, अगर आपने 1971 की 1965 की लड़ाई लड़ी है, और अगर आपके पास पूर्वी मेडल, पश्चिमी मेडल या फिर जो समर सेवा मेडल है, अगर वो आपके पास हैं, तो डाटा जरूर भेजिए, ताकि आगे पता लग सके कि किस बेस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये काम कर रही है, किस बेस पर आपको ये युद्ध सम्मान योजना वो दे रही है, इसके बारे में पता लग सके। फॉर्म भरने में कुछ नहीं है, ये डेटा देने में कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको मिल जाए, नहीं भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप इन चीजों में शामिल हैं, मेडल है, लड़ाई भी लड़े, तो आप ये काम करिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, और बिल्कुल ये सही इंफॉर्मेशन है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। अब आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है, मैंने आपको जानकारी दे दी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।